क्लोई का मेल बॉक्स बैंक्स के फाइनल नोटिसों से भरा हुआ है, भुगतान न करने के फाइनल नोटिसों से। वो एक सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है। उसका स्टूडेंट लोन सस्पेंड हो चुका है। उसके पिता के लाइफ इंश्योरेंस का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि उसके पिता ने आत्महत्या की थी। फाइनल नोटिस उसके और उसके भाई टीजे को घर खाली करने का था, जो अपने एक काले दोस्त के साथ मारियोना डिस्पेंसरी के बाहर एक गाड़ी में बैठा होता है। वो दोनों वहां लूटपाट करने आए थे। टीजे बहुत नर्वस होता है। उसका दोस्त रॉस उसे गाड़ी में रुकने को कहता है। टीजे को छेड़ने के लिए वो अपनी बंदूक उस पर तान देता है, जो एक नकली बंदूक होती है। टीजे रॉस का शुक्रिया अदा करता है उसकी इस तरह से उनकी मदद करने के लिए। रॉस अपनी नकली बंदूक लेकर डिस्पेंसरी की तरफ बढ़ जाता है। टीजे गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर भागने की तैयारी में बैठ जाता है और तभी उसे एक धमाका सुनाई देता है। रॉस अपने पेट को पकड़ डिस्पेंसरी से बाहर भागा आता है। उसे गोली लगी थी। घर में घुसते ही वो क्लोई को गले लगा लेता है। क्लोई उसकी पीठ से कांच का एक टुकड़ा निकालती है। घटना के बारे में और जानने पर क्लोई को पता चलता है कि टीजे रॉस के साथ था। क्लोई और रॉस 3 साल के लिए रिलेशनशिप में थे, लेकिन रॉस की गलत संगत की वजह से क्लोई ने उसे छोड़ दिया था। टीजे बताता है कि रॉस मर चुका है। टीजे कहता है उसे जो भी किया उन दोनों के लिए किया। वो किसी भी तरह से क्लोई की मदद करना चाहता था। दूसरी तरफ मौकाए वारदात पर पुलिस मुर्दा घर से वैन मंगाती है। शेरिफ का डिप्टी उसे बताता है कि कार पर नंबर प्लेट नहीं थी और दोनों डकैतों ने स्की मास्क पहन रखा था। टीजे बताता है कि वो कार रॉस चुरा कर लाया था और भागते हुए उसने उसमें आग लगा दी थी। क्लोई कहती है इसका मतलब वो सुरक्षित है। और अब टीजे को रॉस के फोन की याद आती है। क्लोई को विश्वास नहीं होता कि उन दोनों बेवकूफों ने ये डकैती आईफोन पर प्लान की थी। रॉस के फोन खुलते ही टीजे का जेल जाना निश्चित था। इसका मतलब उन दोनों को किसी भी हाल में उस फोन को चुराना होगा। रात में क्लोई टीजे को लेकर मुर्दा घर की तरफ बढ़ती है, जहां रॉस की लाश को भेजा गया था पोस्टमार्टम के लिए। क्लोई को न्यूज के जरिए पता चला था कि उस शाम एक नौजवान लड़की की कार दुर्घटना में मौत हुई थी। वो उसकी सहेली बनकर मुर्दा घर पहुंच जाती है, जहां रात में एक डॉक्टर ही रहा करता था। क्लोई फ्रंट गेट पर जाती है और टीजे पीछे की तरफ। टीजे कहता है कि अंदर सिर्फ लाश ही जा सकती है, जिंदा आदमी का तो अंदर जाना मुमकिन नहीं। क्लोई जितनी पढ़ाई में होशियार थी, टीजे उतना ही गलत कामों में। वो जानवरों के डॉक्टर से ड्रग्स भी लिया करता था। क्लोई मेडिकल स्टूडेंट थी और उन्हें इस बार एक स्पेशल ड्रग चाहिए था, जिसकी कीमत नॉर्मल से 3 गुना होती है और वो उन्हें मिल जाता है, एक चेतावनी के साथ। जाने से पहले डॉक्टर बताती है उस ड्रग से माइकल जैक्सन की मौत हुई थी। उन्हें जो भी करना था उसी रात को करना था। सुबह रॉस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली थी। क्लोई वो इंजेक्शन लगाने वाली थी जिसकी वजह से उसकी पल्स और हार्ट रेट लगभग ना के बराबर होने वाले थे। टीजे को इमरजेंसी 911 पर कॉल करना था क्लोई के बेहोश होने के 30 मिनट बाद, और बिना अपना नाम बताए एक बेहोश लड़की की सूचना देनी थी। टीजे कहता है कि इंजेक्शन उसे लगाना चाहिए। क्लोई उससे पूछती है कि हाल फिलहाल में कभी उसकी शेरिफ के सामने पेशी हुई थी। टीजे के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अपने भाई को इस मुसीबत से बचाने के लिए क्लोई अपने आप को वो इंजेक्शन लगा लेती है। देखते ही देखते क्लोई सुध-बुध खोने लगती है। अगली बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो मुर्दा घर में होती है, एक लावारिस लाश के रूप में। क्लोई होश संभालती है और देखती है कि मुर्दा घर में उस समय 4 लाशें थी। उसे लगता है जैसे कोई उस रूम की तरफ बढ़ रहा है। वो दौड़कर अपने स्ट्रेचर पर बैठ जाती है। जैसे ही वो लेटने लगती है उसे याद आता है कि उसके पैर का टैग गिर गया था। क्लोई टैग को जमीन से उठाती है और कोरोनर उस रूम की तरफ बढ़ता है। उसके रूम में दाखिल होते ही क्लोई टैग लगाकर लेट जाती है। कोरोनर के पास एक पैड होता है जिस पर उन 4 लाशों के नाम लिखे थे। वो वहां पर एक वृद्ध आदमी की लाश लेने आया था। उसके स्ट्रेचर के ब्रेक्स खोलते हुए कोरोनर की नजर क्लोई पे पड़ती है, जिसका आधा चेहरा शीट के नीचे दिख रहा था। कोरोनर उससे अपनी नजरें नहीं हटाता और क्लोई अपनी सांस रोके पड़ी रहती है। कोरोनर आदमी की लाश लेके रूम से निकल जाता है और डोर क्लोजर के बंद होने से पहले क्लोई दरवाजे को पकड़ लेती है। दवाई के असर से लड़खड़ाती हुई क्लोई किसी तरह दरवाजे से बाहर आ जाती है। हॉल में उसे कोरोनर बॉडी ले जाता हुआ दिखाई देता है। आगे जाने पर उसे एक खुला हुआ रूम मिलता है और वो उसमें दाखिल हो जाती है।
उसे अपने पैर की तली पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस होता है। सामने एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर लाइट होती है जिसे वो ऑन कर देती है। एग्जामिनेशन टेबल पर उसी एक्सीडेंट वाली लड़की की लाश पड़ी होती है। एक्सीडेंट में उस लड़की का शरीर बुरी तरह से कट फट गया था। पास के टेबल पर पेपर नैपकिन रखे होते हैं जिससे क्लोई अपना पैर साफ करती है। पेपर नैपकिन के साथ हरे पैजामास भी रखे होते हैं। निर्वस्त्र क्लोई फटाफट उन्हें पहन लेती है। आगे बढ़ने पर उसे एविडेंस रूम में बॉक्सेस नजर आते हैं और कोरोनर भी। कोरोनर के बाहर आने से पहले वो एविडेंस रूम में भाग जाती है और वहां जाकर लाइट का स्विच ऑफ करती है जिसकी आवाज कोरोनर सुन लेता है। कोरोनर एग्जामिनेशन रूम में दाखिल होने ही वाला होता है जब उसे बजर सुनाई देता है। उसके जाते ही क्लोई कैबिनेट के पीछे से बाहर आ जाती है। बजर मुर्दा घर के सिक्योरिटी सिस्टम का था। गेट पर एक ट्रक होता है जिसे देखकर कोरोनर गेट खोल देता है। क्लोई दबे पांव हर जगह उसका पीछा करती रहती है। वो आदमी वहां एक सफेद रेफ्रिजरेटेड बॉक्स कलेक्ट करने आया था जिसमें इंसानी ऑर्गन्स होते हैं। वो आदमी मस्त मौला लगता है लेकिन कोरोनर को उसके किसी भी जोक पर हंसी नहीं आती। जाते जाते वो कोरोनर को लीवर की याद दिलाता है और कहता है कि शायद उस रात उन्हें दोबारा मिलना पड़े। आगे बढ़ने पर क्लोई को पोस्टमार्टम रूम मिलता है और रॉस की लावारिस लाश जिसे देखकर क्लोई टूट जाती है। क्लोई अपने आप को संभालती है और रॉस की चद्दर हटाने पर उसे उसके शरीर की साइड पर सर्जिकल कट दिखाई देता है। जैसे ही क्लोई वहां से निकलने लगती है रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है। रॉस गोली लगने से मरा नहीं था लेकिन उसे मृत घोषित करके उसके अंग निकालने की तैयारी चल रही थी। क्लोई उससे पूछती है कि क्या कोरोनर ने उसका यह हाल किया था। रॉस अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। रॉस जोर लगाता है और क्लोई से पूछता है कि वो वहां क्या कर रही थी। क्लोई कहती है वो उन बेवकूफों का आईफोन वहां लेने आई थी। क्लोई कहती है वो फोन लेकर उसे लेने आएगी। एक दूसरे रूम में कोरोनर सर्जरी की तैयारी कर रहा होता है। क्लोई को इलेक्ट्रिकल शॉक की आवाज आती है। कोरोनर ने अपनी सर्जरी शुरू कर दी थी और उसकी चाबियां उसके पीछे एक ट्रे में रखी होती हैं। कोरोनर उस लाश की छाती खोल रहा होता है। क्लोई लगभग चाबियों तक पहुंच ही जाती है। उसी वक्त कोरोनर का काम खत्म हो जाता है और वो आदमी की पसलियां उठा लेता है। कोरोनर का काम अब तक खत्म नहीं हुआ था और इस बार क्लोई चाबियां उठा लेती है। क्लोई के निकलते ही कोरोनर को फोन आता है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है कि उन्हें लीवर 1 घंटे में चाहिए होगा। क्लोई समझ जाती है कि वो रॉस का लीवर निकालेगा। वो सीधे रॉस के कमरे की तरफ भागती है उसे वहां से हटाने के लिए। वो बेहोश रॉस को उठाती है और कहती है कि उन्हें उसी वक्त वहां से निकलना होगा। रॉस बहुत दर्द में लगता है लेकिन क्लोई कहती है कि उसे हिम्मत करनी होगी। कोरोनर ग्लव्स उतारकर ट्रे की तरफ मुड़ता है और अपनी चाबियों को गायब पाता है। क्लोई और रॉस एविडेंस रूम में दाखिल हो जाते हैं। क्लोई को चाबियों का गुच्छा तो मिल गया था लेकिन कौन सी चाबी किस ताले की है ये उसे ढूंढना होगा। कोरोनर एक्सीडेंट वाली लड़की के रूम में जाता है और चाबियां वहां भी नहीं होती लेकिन तभी उसकी नजर पेपर नैपकिन्स के पास खुले हुए गाउन पर पड़ती है और पास ही रखी वेस्ट बास्केट में क्लोई की व्हाइट शीट पड़ी होती है। मुर्दा घर में क्लोई की लाश गायब होती है। रॉस के पूछने पर क्लोई बताती है कि कोरोनर ने उसकी एक किडनी निकाल ली है और तभी वो दरवाजा खोलने में कामयाब भी हो जाती है। अंदर एक और लॉक होता है। कोरोनर सिक्योरिटी रूम के लॉक को लात मार के तोड़ देता है। सीसीटीवी पर उसे क्लोई नजर आ जाती है। कोरोनर एविडेंस रूम की एमसी भी गिरा देता है। कोरोनर अपने ड्रॉर से एक गैस मास्क और गैस बॉटल उठा लेता है। रॉस क्लोई को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। क्लोई दूसरा दरवाजा खोलने में भी कामयाब हो जाती है। रॉस जमीन पर गिर जाता है और कोरोनर भी दरवाजे तक पहुंच जाता है। कमरे में दाखिल होते ही वो उन दोनों पर गैस छोड़ देता है। इस बार होश में आने पर क्लोई अपने आप को एग्जामिनेशन टेबल पर बंधा हुआ पाती है। पास की टेबल पर रॉस पड़ा होता है। कोरोनर भी उसी कमरे में होता है। क्लोई उससे कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, वो उसे छोड़ दे। कोरोनर कहता है वहां से वो कहां जाएगी, अपनी जुर्म की दुनिया में वापस। क्लोई कहती है उसका जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोरोनर कहता है कि वो उन सबको बहुत अच्छी तरह से जानता है। उनके मृत शरीर की कीमत उनकी जिंदगी से बहुत ज्यादा महंगी है। कोरोनर के पूछने पर क्लोई बताती है कि वो फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ रही है। कोरोनर कहता है फिर तो वो अच्छी तरह से जानती होगी कि उसके शरीर के अंदर $1 बिलियन से भी ज्यादा का सामान है। रॉस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि शायद इस अपराधी से ज्यादा इन अंगों की किसी ईमानदार मेहनती आदमी को जरूरत है।
क्लोई कहती है कि उन्हें ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि उसके पिता ने आत्महत्या की थी और उन्हें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला। कॉरोनर कहता है ये उसका विक्टिम कार्ड है और ये कहते ही वो रॉस का पेट चीरने लगता है और देखते ही देखते बेसुध पड़े रॉस के शरीर में से वो उसका लीवर बाहर निकाल लेता है। आशा है क्लोई कुछ नहीं कर सकती। कॉरोनर लीवर को एक प्लास्टिक के बैग में डालकर उसे धो देता है और बड़ी एहतियात से उसे एक दूसरे सफेद बॉक्स में रख देता है और फिर उस बॉक्स को रेफ्रिजरेट कर देता है। तभी कॉरोनर का फोन वाइब्रेट करने लगता है। वो कॉल उसकी बेटी का था जो जानना चाहती है कि वो घर कब वापस आएगा। कॉरोनर कहता है काम के चलते उस रात उसे मुर्दा घर में ही रुकना होगा, वो उससे सुबह मिलेगा। कॉरोनर कहता है कि रॉस के बाद क्लोई का नंबर लगेगा और रॉस की तरह वो उसकी भी बेकार जिंदगी को बहुमूल्य बना देगा। वो लीवर का बॉक्स लेके कमरे से बाहर चला जाता है। मौका मिलते ही क्लोई अपने बंधनों को खोलने की कोशिश करती है और अपने पैर के बंधन को खोल देती है। वो किसी तरह रॉस की बॉडी के पास पड़ी ट्रे तक पहुंचना चाहती है। वो ट्रे से स्कैल्पल उठाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके हाथ के स्ट्रैप को काटने की कोशिश में वो जमीन पर गिर जाता है। कॉरोनर एक दूसरे रूम में और अंगों को निकालने की तैयारी में लगा होता है। क्लोई अब इलेक्ट्रिकल सॉ उठा लेती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है, कॉरोनर दूसरे रूम में बॉडी को धो रहा होता है। पानी की आवाज में उसे सॉ के चलने की आवाज नहीं आती। क्लोई हिम्मत करके अपने स्ट्रैप को काट ही देती है। पानी की धार कम होते ही कॉरोनर को सॉ की आवाज आ जाती है। कॉरोनर क्लोई के रूम की तरफ दौड़ता है। उसके कमरे में दाखिल होने से पहले क्लोई छुप जाती है। कॉरोनर कटे हुए स्ट्रैप्स को देखता है और फिर इलेक्ट्रिकल सॉ पे हाथ लगाकर देखता है कि उसकी मोटर गर्म थी। वो शरीर को काटने वाली आरी को हाथ में ले क्लोई को ढूंढने लगता है। कमरे में रखे बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लॉक्ड होते हैं। इसके बाद वो कमरे में रखी कबर्ड को भी चेक करता है। अब हमें क्लोई के चेहरे पर खून के छींटे भी नजर आते हैं। उसके कमरे से निकलते ही हमें क्लोई रॉस के स्ट्रेचर के नीचे लटकी हुई दिखाई देती है। बाहर निकलकर वो रॉस के हाथ को अपने हाथ में लेती है, मरे हुए रॉस के हाथ को, और तभी उसकी नजर टेबल पर रखी लिक्विड नाइट्रोजन की बोतल पर पड़ती है। वो एविडेंस रूम के लॉक को लिक्विड नाइट्रोजन से नहला देती है। बोतल का प्रहार होते ही वो लॉक सीमेंट की तरह बिखर जाता है। उसके पास रॉस की बॉडी का टैग नंबर होता है, जिसके जरिए वो उसके सबूत वाले बॉक्स तक पहुंच जाती है। वो बॉक्स में मोबाइल फोन ढूंढ ही रही होती है जब कॉरोनर वहां आ जाता है। क्लोई बॉक्स में से एक बैग लेकर छुप जाती है। कॉरोनर जमीन पर पड़े हुए खुले बॉक्स को देख लेता है। कॉरोनर उस बॉक्स को चेक करने लगता है। क्लोई के हाथ में जो बैग था उसमें रॉस की नकली बंदूक थी। कॉरोनर को रॉस का मोबाइल फोन मिल जाता है। क्लोई बंदूक तानकर कॉरोनर के सामने खड़ी हो जाती है और उससे मोबाइल मांगती है। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस कारतूसों से भरी हुई असली बंदूक सबूत वाले बॉक्स में छोड़ दे। क्लोई उस पर गोली चला देती है। वो नकली गोली कॉरोनर की आंख पे जा लगती है, लेकिन क्लोई के हाथ मोबाइल नहीं लगता। द्रुत कॉरोनर रॉस की फेस आईडी से फोन को खोल लेता है। क्लोई भागते भागते बेसमेंट में उतर जाती है, जहां उसे एक खुफिया वार्ड मिलता है। उसे एक आदमी के दर्द में कहराने की आवाज आती है, जिसका शरीर जगह जगह पर कटा हुआ था। उसका दिल अब भी धड़क रहा था। उसके शरीर के बहुत से अंग निकाल लिए गए थे। वो आदमी अपनी आंख खोल लेता है और क्लोई से मदद की गुहार लगाता है। भागती हुई क्लोई पास ही रखा टेबल गिरा देती है, जिससे पूरे वार्ड के मरीज जाग जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो वार्ड मानो मानव अंगों की फैक्ट्री थी। अब क्लोई को पीए सिस्टम पर कॉरोनर की आवाज सुनाई देती है, जो सिक्योरिटी रूम में बैठा होता है। वो जान गया था कि टीजे क्लोई का भाई है। वो कहता है कि उसके खिलाफ जो सबूत है वो उसके हाथ में है। वो कहता है कि अगर टीजे जेल जाएगा तो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा अंदर, और टीजे की मेहरबानी से उसका हाल भी रॉस जैसा होने वाला है। वो क्लोई से कहता है कि उसे चुपचाप अपने आप को उसके हवाले कर देना चाहिए, लेकिन क्लोई अब लड़ना चाहती है। सिक्योरिटी रूम में इस बार कॉरोनर के साथ उसका वफादार कुत्ता भी होता है, जिसे वो क्लोई की बेडशीट सुंघा देता है। क्लोई कॉरोनर के ऑफिस तक पहुंच जाती है, जहां पर उसके परिवार की तस्वीरें लगी होती हैं। ऑफिस में रखे लैंडलाइन फोन से वो टीजे को कॉल लगाती है। क्लोई उसे बताती है कि वो उसके फोन तक नहीं पहुंच पाई थी और उस जगह में कोई और ही खेल चल रहा था। वो टीजे से कहती है कि उसे उनका राज्य छोड़कर भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि वो टीजे को कुछ और बता सके, उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। कॉरोनर ऑफिस तक पहुंच गया था और उसने टेलीफोन की लाइन को काट दिया था। उसका वफादार कुत्ता उसके साथ होता है। क्लोई अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। बाहर टीजे शेरिफ के ऑफिस में कॉल लगा देता है। क्लोई कमरे से एक एलिवे में निकल आती है। बाहर शेरिफ की गाड़ी टीजे की गाड़ी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। शेरिफ टीजे को पहचानता है
टीजे शरीफ से कहता है कि वो उसे एक बालिया बयान देगा, लेकिन उससे पहले शरीफ को उसकी बहन को बचाना होगा। अंदर कुत्ता क्लोई के बहुत करीब पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए क्लोई लीवर वाला बॉक्स उसके मुंह पे दे मारती है। बॉक्स टूट जाता है और क्लोई रॉस का लीवर कुत्ते को परोस देती है। शरीफ के पास मुर्दा घर की सिक्योरिटी की होती है। कुत्ते को उलझाकर क्लोई सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ती है, जहां उसे एक स्क्रीन पर शरीफ और टीजे नजर आते हैं। क्लोई बाहर जाने के सारे दरवाजे खोल देती है। शरीफ टीजे को रोक आगे बढ़ जाता है। अंदर दाखिल होते ही उसे क्लोई मिल जाती है। क्लोई शरीफ को सब कुछ सच सच बताने लगती है, किस तरह नीचे एक जिंदा लोगों का वार्ड था। शरीफ कहता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वहां पर इतना संगीन जुर्म हो रहा था। क्लोई उसे रॉस के बारे में भी बता देती है। शरीफ अंदर जाने लगता है तो क्लोई उसे सावधान रहने को कहती है, लेकिन क्लोई के पीछे मुड़ते ही उस पर ही वार कर देता है। क्लोई एक बार फिर से रॉस की बंदूक निकाल लेती है। शरीफ कहता है कि वो उसे उन्हें मारने पे मजबूर ना करें। क्लोई कहती है वो जिंदा उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है। उसी वक्त कोरोनर भी सिक्योरिटी रूम में आ जाता है और पीए सिस्टम से शरीफ को बता देता है कि वो बंदूक नकली है। अब शरीफ अपनी सर्विस पिस्तौल निकाल लेता है। कोरोनर उसे उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। क्लोई नकली बंदूक शरीफ पे फेंक कर वहां से भाग जाती है। कोरोनर सिक्योरिटी रूम से बाहर आ जाता है और अपने कुत्ते को रॉस का लीवर खाते हुए देखता है। अब शरीफ कुत्ते को बुलाने के लिए अपनी विसल दबाता है और कुत्ते को देखते ही उन दोनों के पीछे भेज देता है। कोरोनर दोबारा सिक्योरिटी रूम में आ जाता है। मौका मिलते ही टीजे फेंस पर चढ़ जाता है। कुत्ता उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है। कोरोनर फेंस की इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देता है और टीजे को नीचे गिरता देख बहुत खुश होता है। अब कुत्ता टीजे की बाजू पकड़ लेता है। टीजे को छुड़ाने के लिए क्लोई फेंस को पकड़ लेती है और उसके जरिए कुत्ते को शॉक लग जाता है। अंदर कोरोनर को ये सब देखकर बहुत मजा आता है। शॉक लगने की वजह से कुत्ता अब उनसे दूर रहता है। क्लोई को तहखाने में जाने का दरवाजा मिल जाता है और वो एक रॉड से उसका ताला तोड़ देती है। कुत्ते के पहुंचने से पहले वो सुरक्षित नीचे उतर जाते हैं। थोड़ी देर में शरीफ भी वहां पहुंच जाता है और बेसमेंट के दरवाजे पर हथकड़ी लगा देता है। कोरोनर शरीफ से उसका प्लान पूछता है तो वो कहता है कि वो उन दोनों पर टीयर गैस यूज करेगा और तभी उन दोनों को कार का हॉर्न सुनाई देता है। कोरोनर कहता है वो माफिया का आदमी है, लीवर लेने आया है। शरीफ माफिया के सामने नहीं आता। कोरोनर डिलीवरी मैन से 1 घंटे बाद आने को कहता है। डिलीवरी मैन शरीफ की गाड़ी देख लेता है। अब शरीफ को उसका भी इंतजाम करना पड़ता है। गोली डिलीवरी मैन के पेट में लगी थी। कोरोनर कहता है ये तो बेकार हो गया। नीचे क्लोई के हाथ में एक हथौड़ी लग जाती है। उन दोनों को वहां से भागने का रास्ता भी मिल जाता है। वो एक वेंट डक्ट होती है। आगे जाने पर उन दोनों को शेरिफ और कोरोनर डिलीवरी मैन के साथ नजर आते हैं। शेरिफ की कहानी होती है कि उस आदमी को क्लोई और उसके भाई ने गोली मारी। वो कोरोनर से डिलीवरी मैन का लीवर चेक करने को कहता है। कोरोनर बताता है उसका लीवर डैमेज हो चुका है। अब शेरिफ उससे बेसमेंट वाले वार्ड के बारे में पूछता है। कोरोनर बताता है वो सब जंकीज हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनके लीवर खराब हो चुके हैं। डिलीवरी मैन भागने की कोशिश करता है तो शेरिफ उसकी टांगों से पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। शेरिफ टीयर गैस लेने चला जाता है और कोरोनर माफिया बॉस को फोन लगाता है। वो कहता है उनके यहाँ कोई दिक्कत आ गई है और उसे नया डिलीवरी मैन भेजना होगा। क्लोई वेंट से बाहर निकल आती है। कोरोनर बॉस को बताता है कि मुर्दा घर में कुछ लोग घुस आए थे और उन्होंने डिलीवरी मैन को गोली मार दी। क्लोई और टीजे डिलीवरी मैन को वेंट में खींच लेते हैं। कोरोनर ये देख लेता है और अपना गैस मास्क निकालता है। वो तीनों अब बेसमेंट वाले वार्ड में बाहर निकल आते हैं। डिलीवरी मैन कहता है कि अगर वो भाई बहन उसे वहां से निकाल लेंगे तो वो उन्हें $10,000 देगा। टीजे कहता है 25 और तभी शेरिफ वार्ड में टीयर गैस फेंक देता है। क्लोई टीजे और डिलीवरी मैन को ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क पकड़ा देती है। क्लोई एक और ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लेती है लेकिन उसके साथ मास्क नहीं होता। क्लोई हथौड़ी लेकर वहां से भाग निकलती है। शेरिफ टीयर गैस फेंकना बंद नहीं करता। टीजे और डिलीवरी मैन स्ट्रेचर्स के नीचे छुप जाते हैं। शेरिफ और कोरोनर अब एक एक करके सभी पेशेंट्स को चेक करने लगते हैं। शेरिफ को क्लोई नजर आती है और वो उस पर गोली चला देता है। खांसती हुई क्लोई वार्ड में इधर उधर दौड़ने लगती है। टीजे अपनी बहन को बचाने के लिए बाहर निकल आता है। वो शेरिफ के सर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर मारना चाहता है। कोरोनर पीछे से आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। शेरिफ फिर से क्लोई और डिलीवरी मैन की खोज में निकल पड़ता है। अंदर क्लोई की हालत बहुत खराब होती है। आखिरकार शेरिफ उस तक पहुंच ही जाता है। क्लोई हथौड़ी उठाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व तोड़ देती है। ऑक्सीजन सिलेंडर रॉकेट की तरह शेरिफ को जा लगता है। धमाका सुनकर कोरोनर भी
वहां पहुंच जाता है। वो शेरिफ की पिस्तौल निकाल लेता है और सभी पेशेंट्स को एक एक करके गोली मारने लगता है। इसके बाद वो टीजे के पास लौट आता है और उसे बताता है कि उनकी वजह से उसे एक लीवर का नुकसान हो गया। करोनर पीए सिस्टम पर क्लोई को बताता है कि उन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुर्दा घर में अब एक पुलिस वाले की लाश भी है, लेकिन वहां से भागने से पहले वो अपना बदला जरूर लेगा। उसके भाई का शरीर उसकी आखिरी लॉटरी टिकट है, जिससे कुछ मेहनती लोगों का भला भी होगा। करोनर कहता है उसके भाई के बाद वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। टीयर गैस की वजह से क्लोई को सब धुंधला धुंधला नजर आने लगता है। वो टीजे तक तो पहुंच जाती है, लेकिन उसे करोनर नजर नहीं आता। क्लोई टीजे को खोलने लगती है और तभी करोनर उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। उसके हाथ में स्कैल्पल होता है। वो कहता है कि आंख के बदले आंख। क्लोई के हाथ लिक्विड नाइट्रोजन लग जाती है और वो उसे करोनर के चेहरे पर छोड़ देती है। करोनर का आधा चेहरा झुलस जाता है। वो क्लोई की तरफ एक बार फिर से बढ़ता है। इस बार क्लोई सिलेंडर उसके मुंह पे दे मारती है, जिससे उसका बर्फ की तरह जमा हुआ चेहरा टूट जाता है। अब करोनर अपनी आरी उठा लेता है और पागलों की तरह क्लोई पर वार करने लगता है। टीजे अब भी एग्जामिनेशन टेबल पर बंधा होता है। तभी डिलीवरी मैन वहां पहुंच जाता है और करोनर को चाकू दे मारता है। करोनर का ध्यान अब डिलीवरी मैन पर बढ़ जाता है, जो अपना चाकू क्लोई की तरफ धकेल देता है। क्लोई वो चाकू उसके सिर में उतार देती है। करोनर के हाथ से आरी छूट जाती है। उन तीनों की सांस में सांस आती है। टीजे डिलीवरी मैन को $25,000 की याद दिलाता है। वो कहता है कि उसने उन दोनों की जान बचाई, लेकिन उसे अब भी लीवर चाहिए। क्लोई सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट थी। करोनर का लीवर डिलीवर होने वाला था। लीवर मिलते ही टीजे को पैसे भी मिल जाते हैं। मुर्दाघर के दरवाजे पर आकर क्लोई कुत्ते की विसल बजाती है। कुत्ता एकदम से अंदर भागता आता है। उसे अंदर लॉक करके वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर एक नया दिन चढ़ चुका था। डिलीवरी मैन को उसका बॉक्स मिल जाता है और टीजे को उसका फोन। वहां से निकलते हुए क्लोई एक बार फिर से मुर्दाघर की तरफ देखती है। अंदर करोनर का कुत्ता उसका पोस्टमार्टम कर रहा होता है।